नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए भारती भवन सॉल्यूशन सीरीज में। इस सीरीज में हम भारती भवन द्वारा कक्षा 10 के लिए मार्केट में जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसके प्रत्येक अध्याय के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 के भौतिकी के अध्याय 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। यदि इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत होता है तो उनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। तो उनमें दिक्कत होगा तो उसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में हम इसी अध्याय के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। कुल 22 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं और इनका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न यदि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं और अक्सर आते भी हैं इस अध्याय से प्रश्न, तो उन्हें उसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। मैं अंत में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो में जो भी पीडीएफ यूज किया जा रहा है पढ़ाने के लिए, आप इसे मुफ्त में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं कि यह प्रश्न क्या कह रहा है और फिर यह हम हल करेंगे। अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन का लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। यदि आप सभी को ध्यान हो तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में जो चीजें समझी है उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आप प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसको बताना है। यहाँ पे प्रश्न यही पूछ रहा है। हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, कौन सा माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जब वो विचलित होता है इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रकाश के किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप चित्र बना के भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि ये क्या है, नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर यहाँ पे हवा है और ये क्या है, पानी है। अगर हवा से कोई किरण पानी में जा रही है, हवा भी पारदर्शी माध्यम है, पानी भी पारदर्शी माध्यम है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ जाएगी, हम जानते हैं कि हवा पानी की तुलना में विरल माध्यम है, तो जब ये पानी में जाएगा तो अभिलंब की ओर ये किरण मुड़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उदाहरण को लिखें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है और जाना भी है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के 2 उदाहरण निम्नलिखित है या निम्न है। कौन-कौन से हैं? पहला उदाहरण ये है, कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप 2 कुछ भी लिख सकते हैं जो उसके उदाहरण होंगे। ये पहला हो जाएगा कि पानी में रखा सिक्का वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। आप सभी एक काम कीजिएगा, आपके घर में ग्लास होगा, आपके पास सिक्के पैसे होंगे, आप क्या करिएगा कि खाली गिलास में एक सिक्के को रखिएगा और उसको देखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, तुरंत दूसरे बर्तन में लेके पानी को उस गिलास में भर दीजिएगा। आप देखेंगे कि पहले जो आपको गहराई दिख रही थी सिक्के की या सिक्के की दूरी जो दिख रही थी, वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होगी पानी डालने के बाद। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। तो ये एक उदाहरण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम ये लिख देंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन इसका एक कारण है ना। किसका अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके 2 उदाहरण ये हो गए। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं जिसको आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 नंबर प्रश्न की बात करें तो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। कौन सी स्थिति में खींचना है? यहाँ पे नीचे और 2 प्रश्न दिए हुए हैं। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो हम लोगों को पता है कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है विरल की तुलना में कम होती है, या हम कहें कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जब किरण की विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दोनों स्थितियों का किरण आरेख निम्न है। हम जानते हैं कि वायु में पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए वायु विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। इस चीज को हमने ब्रीफ कर दिया और बता दिया कि क्या क्या घटना कैसे होती है। और यहाँ पे हम
वायु से एक किरण पानी में जाते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये हमारी एओ आपतित किरण है, ये एन डैश हमारा अभिलंब है। जब ये किरण ओबी पानी में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कोण बना हुआ है ना, ये कोण इस कोण से अधिक है, या आप कहेंगे कि ये वाला कोण इस कोण से कम है। ऐसे ही दूसरी स्थिति में 2 नंबर प्रश्न के अनुसार जब किरण सघन से विरल में जाती है, तो पानी एक सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा, तो इसमें से जब किरण ये जा रही है तो ये एओ आपतित किरण हो जाएगी। यहाँ पे ये ओ यहाँ पे ना होके इस स्थिति पे ये ओ होगा, और यहाँ पे एन एन डैश इस सतह पे आपतन बिंदु पे लंब हो जाएगा, और ये जो किरण ओबी जा रही है, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, और यहाँ पे देखेंगे तो ये अभिलंब से दूर भाग रही है, दूर मुड़ी हुई है ना। ये जो आपतन कोण आपको दिख रहा है, देखने से ही पता चल गया होगा कि जो अपवर्तन कोण है इससे कम है, या अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज्यादा है। तो ऐसे इसको हम दर्शा सकते हैं। आशा है कि ये तीनों प्रश्न अभी तक आप सभी को समझ में आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताएं क्यों? जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने समझा ना, उसी प्रश्न का ये दूसरा रूप है, समझ लीजिए। दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में हमसे पूछ लिया गया है, कुछ नहीं। प्रश्न को आप एक बार समझिए। प्रश्न ये कह रहा है कि हवा में चलती हुई कोई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। पिछले उदाहरण में हम लोगों ने एक किरण ये लिया ना, ये वायु यानी कि हवा से पानी में प्रवेश कर रही है, यही स्थिति है। तो ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अगर ये प्रकाश की किरण इसमें पहुंच रही है तो क्या ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर भागेगी? तो पहले बताइए कि ये हवा से पानी में जा रही है, तो पानी सघन माध्यम है और हवा एक विरल माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, इसको हम लिखेंगे। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि बताइए कि ये क्यों हो रहा है? इसको भी हम दर्शा सकते हैं। पहले देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। हम ये लिखेंगे कि हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि हवा की तुलना में जो जल है एक सघन माध्यम है। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है या जाता है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे और यहाँ पे चित्र बना के हम दिखा देंगे। ये समझिए कि पिछला ही चित्र है जो यहाँ पे भी बना दिया गया है, और ऐसे हम दर्शा देंगे। आशा है कि 4 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कांच की आयताकार सिल्ली या पट्टी में प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कांच की एक पट्टी है, ये कांच है और ऊपर इसके दोनों तरफ हवा है। यदि आप कहीं भी कांच को रखेंगे, अगर पानी में नहीं रखते, किसी पारदर्शी तेल में नहीं रखते हैं, तो नॉर्मली हवा में ही रखेंगे, तो इसके दोनों तरफ हमारे क्या प्राप्त होगा? हवा ही होगा। हवा एक कांच की तुलना में क्या है? विरल माध्यम है, और कांच सघन माध्यम है। तो यहां से ये किरण जैसे ही आपतित होगी एओ, ये क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, कांच में जैसे ही प्रवेश करेगी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और फिर जब कांच से बाहर निकलेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। यहाँ पे यदि हम एक अभिलंब खींच दें, तो ये अभिलंब से दूर जा रही होगी। यहाँ पे ये आई डैश दिखा देते हैं, इसको आर डैश दिखा देते हैं, और इस चित्र को हमें बना के दिखाना है। बस इतना ही करना है और नाम दे देना है। ये एओ हमारी आपतित किरण है, ये हमारी क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी, ओबी अपवर्तित किरण, और ये हमारी निर्गत किरण हो जाएगी। और यहाँ पे ये हमारा कांच, ये हमारा हवा है। इस प्रकार से हम दिखा देंगे और सभी का नाम लिख देंगे। यही कह रहा है, तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आप निर्गत किरण ना बना के भी केवल एक आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण भी दिखा सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में समझाना इससे पहले कि पानी में रखा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसी चीज को हमें लिख देना है। तो हम क्या लिख देंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यही कारण है। आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। जैसे हम लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पढ़ा है, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हमें लिखना है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन-कौन से नियम होते हैं? एक नियम होता है, ये पहला नियम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया जो लंब होता है या अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये क्या हो गया? इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पे एक हम सतह ले लेते हैं या एक माध्यम ले लेते हैं, जैसे कि ये पानी है या आप कांच भी ले सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा ये क्या है? हवा है।
ये हमारा पानी है। अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो एक आपतित किरण आएगी, ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है। ये जिस बिंदु पे आती है, इस चीज को शुरू से समझिए। ये दो माध्यम है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला ये सतह है। इस सतह पे ये आपतित किरण आ रही है, जिस बिंदु पे पड़ेगी इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं और इस किरण को हम एओ नाम दे देते हैं। ये एओ आपतित किरण हो जाएगी। इस बिंदु पे यदि कोई हम अभिलंब खींचेंगे, इसको हम अभिलंब नाम देते हैं। लंब जिसको खींचेंगे इस सतह से, इसको हम अभिलंब कहेंगे। ये जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतन कोण के बीच का, इसे आपतन कोण कहेंगे। सॉरी, आपतित किरण के बीच का, इसे आपतन कोण कहेंगे। और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी। ये जो कोण बनेगा इसको हम अपवर्तन कोण आर नाम दे देंगे। यहाँ पे पहला नियम ये कहता है कि ये जो किरण है और ये जो अभिलंब है और ये जो अपवर्तित हो रही है किरण, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि पेपर आप अपना देख रहे हैं ना, ये समतल है ना, एक इसी सतह में होते हैं। ये नहीं कि एक पेपर से ऊपर उठा हुआ है, एक इधर जा रहा है और एक कहीं और जा रहा है। अगर मैं प्रैक्टिकल कैमरे के सामने होता तो इस चीज को मैं आपको और अच्छे से समझाता है। अगर आपके सामने में प्रत्यक्ष होता तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस चीज को आपको समझाने का दूसरे वीडियो में। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कौन सा समतल, जिस पेपर पे आप हाथ ऐसे ऐसे रगड़िए अपने पेपर पे, जो हाथ रगड़ रहे हैं ना उस समतल में होंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरे नियम को देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण क्या होता है, वर्ण को हम रंग कहते हैं, तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए जो आपतन कोण की जया होती है, आपतन कोण की जया मतलब आपतन कोण का साइन, साइन मतलब जया, साइन को ही हिंदी में हम जया कहते हैं। और अपवर्तन कोण की जो जया होती है, यानी अपवर्तन कोण का जो साइन होता है, जैसे कि आपतन कोण का जो साइन होगा साइन आई होगा और अपवर्तन कोण का जो साइन होगा साइन जया होगा, साइन आर होगा, क्योंकि अपवर्तन कोण को हम आर से निरूपित कर रहे हैं। इन दोनों का जो अनुपात होता है ये नियतांक होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का अनुपात हमने एक नियतांक लिख दिया है। ये नियतांक को हम म्यू से निरूपित करते हैं। इस चीज को और अच्छे तरीके से हम आगे समझेंगे। यही दो नियम होते हैं और इस दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। केवल स्नेल का नियम लिख के भी 2 नंबर का प्रश्न या 1 नंबर का प्रश्न हमसे पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। देखिए मैंने अभी बताया ना कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है और यही 8 नंबर प्रश्न हमसे पूछ लिया। क्या होता है स्नेल का नियम? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, जो मैंने आप सभी को बताया वही लिखा गया है। और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए जो आपतन कोण की जया होती है, जो अपवर्तन कोण की जया होती है, इसका अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है तो इसके लिए स्नेल के नियम से साइन आई अपन साइन आर एक नियतांक होता है। इस तरह लिख के इसको हम समझा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 है। इस कथन का क्या अर्थ है? अब इस चीज को समझिए। आप सिंपल अपवर्तनांक समझते हैं कि क्या होता है? हम सब जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है n, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है और ये एक निश्चित संख्या है जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हीरे की अपवर्तनांक की बात कर रहा है तो इस प्रश्न में हमें 2.42 हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला वस्तु हीरा ही होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीरा में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे कम होती है। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे इसका अपवर्तनांक 2.42 दिया गया है तो इसको हम C बट्टे V लिख सकते हैं। ये क्या है? V हीरे में प्रकाश की चाल है। जब इसको हम ज्ञात करेंगे V को तो ये C बट्टे 2.42 प्राप्त होगा, या हम इसको C गुणे 1 बट्टे 2.42 लिख सकते हैं। और इस कथन को इस अनुसार समझते हैं, इसके अनुसार कि ये कथन क्या कहता है। यहाँ भी देखिएगा तो वही चीजें लिखी गई है। अपवर्तनांक की जो सूत्र होता है इसको लिखा गया है, यहाँ पे जो दिया गया है उसके अनुसार लिखा गया है और हीरे की चाल ज्ञात की गई है। तो इस अनुसार, इस समीकरण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 दिया हुआ है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि जो हीरे में प्रकाश की चाल है निर्वात में प्रकाश की चाल की इतनी गुनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा ये, देखिए इतना गुणा है ना, ये है इस कथन का अभिप्राय। समझ गए? चलिए हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है। यदि
वायु, तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1, 1.47 और 1.33 है। तो समझाइए कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन में तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। प्रश्न को आपने समझा कि ये प्रश्न क्या कह रहा है? वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़ के इस प्रश्न को समझिए जब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आता। मैं फिर से समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। एक बार तो हमने पढ़ लिया, अब समझते हैं प्रश्न को। हमें 3 चीजें दी गई है। क्या चीज दी गई है? एक पानी, एक तारपीन और फिर क्या है? हमारे पास वायु है। कोई प्रकाश की किरण पुंज पानी में तैरते तारपीन पर आपतित हो रही है। जैसे कि नीचे चित्र बनाया गया है, इस चीज को समझिए। ये हमारा वायु है, ये हमारा पानी है, पानी के ऊपर ये तारपीन तैर रहा है। तारपीन का अपवर्तनांक यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? 1.47 दिया हुआ है और पानी का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.33 दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहले वायु का अपवर्तनांक, फिर तारपीन का, फिर पानी का दिया गया है। प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि जो तारपीन है पानी के ऊपर तैर रहा है। यहाँ पे आप इस चीज से ये अनुमान मत लगाइएगा, यहाँ पे हमें अपवर्तनांक दिया गया है। जो तारपीन का अपवर्तनांक है पानी से अधिक है और हवा से भी अधिक है। इन तीनों माध्यमों में सबसे अधिक इसका अपवर्तनांक है। तो आप ये मत सोचने लगिएगा कि पानी के ऊपर तारपीन कैसे तैर रहा है। तारपीन का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में कम होता है। तारपीन का अपवर्तनांक और इसके तैरने से कोई मतलब नहीं। अपवर्तनांक मतलब प्रकाश का चाल की हमें तुलना करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसमें प्रकाश का चाल कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा। और हम ये जानते हैं कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम कहलाता है। तो देखिए, तारपीन की तुलना में ये दोनों विरल माध्यम है और इन दोनों की तुलना में तारपीन सघन माध्यम है क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब समझिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि प्रकाश की किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है, तथा अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जब वो जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। यहाँ पे जब प्रकाश वायु से तारपीन में जाएगी, तारपीन की परत में आपतित होगी, तो इसका अपवर्तनांक अधिक है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखिए, ये इस दिशा में जा रही है, ये अभिलंब की ओर मुड़ गई है। फिर इसका अपवर्तनांक इससे क्या है? कम है। तो तारपीन से जब पानी में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये जानी इस रास्ते पे जानी चाहिए ऐसे सीधा होके, लेकिन इससे दूर जा रही है। तो इसी चीज को हम लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरण वायु से तारपीन की परत में आपतित होती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और फिर जब पानी में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे और चित्र बना देंगे। आशा है 10 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो फिर से जाके पीछे देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको 10 नंबर प्रश्न अवश्य समझ में आएगा। चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। ये कह रहा है कि आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है। उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे या कैसे बताएंगे? प्रश्न को समझिए। प्रश्न में हमें 3 लेंस दे दिए गए हैं। एक उत्तल, एक अवतल और एक कांच की पट्टी दे दी गई है। 3 नहीं, 2 लेंस दे दिए गए हैं और बिना इन्हें छुए हमें ये बताना है कि ये कौन-सा वृत्ताकार पट्टी क्या है। उत्तल लेंस के बारे में हम जानते हैं कि ये मध्य में मोटा और किनारों पे पतला होता है। अवतल लेंस के बारे में हम जानते हैं कि ये मध्य में पतला और किनारों पे मोटा होता है। और जो वृत्ताकार कांच की पट्टी होती है ये सभी जगह बराबर मोटाई की होती है। इनको छू के नहीं बताना है। तो छू के नहीं बताना है तो कैसे बताएंगे? तो हम इनके प्रतिबिंब बनाने के गुण के आधार पर बता सकते हैं कि ये वृत्ताकार पट्टी कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल है और कौन कांच का एक वृत्ताकार पट्टी है। कैसे बता सकते हैं? ये देखिए, लेंस गोलाकार होता है इस प्रकार से और लेंस के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। या लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है, उसके आर पार हमें चीजें दिखाई देती है। तो इन्हें पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एक करके उनके सामने अपनी उंगली को ले जाएंगे और देखेंगे, या किसी वस्तु को ले जाकर हम देखेंगे। पेन ले जाके देख सकते हैं या किसी चीज को ले जाके देख सकते हैं। हम उंगली को ले जाके देखते हैं। अगर उंगली का आकार मोटा दिखाई दे रहा है या बड़ा दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। ऐसे ही अगर उंगली का आकार छोटा दिखाई दे रहा है तो अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसी के अलावा जब हम दूसरी पट्टिका से देखेंगे, जिस पट्टिका में उंगली का आकार समान आकार का दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा वृत्ताकार कांच की पट्टी हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे।
कि एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका को बिना छुए अंतर बताने के लिए हम अपने हाथ की एक अंगुली को एक-एक करके लेंस और कांच से देखेंगे। यदि अंगुली बड़ी दिखाई देगी अर्थात वो उत्तल लेंस है, यदि उंगली छोटी दिखाई देगी अर्थात वो अवतल लेंस है और यदि अंगुली समान आकार का दिखाई देगी अर्थात वह कांच का वृत्ताकार पट्टिका होगा। 11 नंबर प्रश्न आप कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या किसी दैनिक जीवन में किसी चीज को किसी को समझाने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। यदि छू के बताना होगा तो कैसे बताएंगे? प्रश्न को पढ़ते समय ही इसकी हमने चर्चा कर ली थी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज को फोकसित करते हैं तो वह कागज जल उठता है। क्या कारण है? कारण को स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि यदि ये एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर ये उसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरणें आती है तो ये अपवर्तित होकर उसके फोकस से जाती है। ये अपवर्तित होगी, फोकस से जाएगी। तो सूर्य से आती प्रकाश की किरणें हमने किरण पुंज में आप सभी को बताया था इसका उदाहरण देते हुए कि समानांतर किरण पुंज होती है। तो ये समानांतर किरण पुंज के सामने यदि हम लेंस को लेके जाएंगे तो ये सभी किरणों को एक बिंदु पे अभिसरित करेगा। अभिसरित करेगा तो इस स्थान पे बहुत सारा ऊर्जा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। हम जानते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा यहाँ पे इकट्ठा होगा तो ऊर्जा इकट्ठा होने के कारण कागज में आग लग जाएगा। इसलिए सूर्य की किरण को जो सूर्य की किरणें होती है इसको कागज पे फोकस किया जाता है तो ये जल उठता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है। कारण यह है कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के फोकस पर अभिसरित कर देता है। उत्तल लेंस जो होता है ये अपने फोकस पे अभिसरित कर देता है जिससे उस बिंदु पर अधिक उष्मा होने के कारण कागज जलने लगता है। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। इसके आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य देखने को क्यों मना किया जाता है? 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न में उत्तल लेंस के सामने यदि कागज को रखते हैं तो वो जल उठता है। तो बताइए क्यों जल उठता है? हमने बताया ना, यही कारण है कि उत्तल लेंस से सूर्य को देखने से मना किया जाता है क्योंकि अगर सूर्य को देखेंगे तो उसके समानांतर आने वाली किरणें एक बिंदु पे फोकसित होंगी। इससे हमारा क्या होगा? आंख खराब हो सकता है। इसलिए मना किया जाता है कि उत्तल लेंस से सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यह अनंत से आती किरणों को अपने फोकस पर अभिसरित करता है। यदि इसे आँख के सामने रखकर देखा जाए तो हमारा आँख की क्षति हो सकती है, इसलिए इसे सूर्य के सामने रखकर देखने से मना किया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समानांतर है, तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ती है? किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। हम तब से पिछले 2 प्रश्नों से इसी बात की चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर निकल जाती है। तो इसका चित्र बनाना है तो हम इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस को ऐसे करके बना लेंगे। उत्तल लेंस का यह प्रकाश केंद्र है, इसमें हम डैश डैश लाइन करके इसे 2 भागों में बांट देंगे। इसका मुख्य अक्ष खींच लेंगे। मुख्य अक्ष पे ये बिंदु इसकी प्रथम फोकस होगी। प्रथम फोकस की दुगनी दूरी ये वक्रता केंद्र होगी, ये प्रथम वक्रता केंद्र कहलाएगी। ये मुख्य फोकस होगा, ये द्वितीय मुख्य फोकस का दुगनी दूरी होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो भी किरणें होंगी अपवर्तित होकर इस बिंदु से ही जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वह लेंस से आप अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा। आशा है कि 14 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ और चीजें बता दूं। जिस पीडीएफ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला पीडीएफ, यदि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पीडीएफ में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। यदि इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को वीडियो के बाद शेयर कर दिया जाएगा, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाके द नेक्स्ट क्लासेस क्लास 10 सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं। यदि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आपके मन में इस वीडियो को देखते हुए या किसी भी प्रश्न को लेकर डाउट है जो कक्षा 10 के लिए है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं।
या कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यदि इस पीडीएफ को फुल रूप से पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी भी अध्याय का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं एक क्लिक में, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.thenextclasses.com या गूगल पे जाके द नेक्स्ट क्लासेज आप सर्च करिएगा, हमारा वेबसाइट आ जाएगा। वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा कि वेबसाइट से इसके पीडीएफ को या किसी भी अध्याय के पीडीएफ को या किसी भी अध्याय के नोट्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप कैसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं अंत में आप सभी को बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और उसकी फोकस दूरी की दुगनी के बीच स्थित है, तो प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख को दिखाइए। कैसे दिखाएँगे? उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएँगे। इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष पे हम प्रकाशीय केंद्र को दिखाएँगे और उसके बाद जो स्थिति बोल रहा है उसके बीच में हम वस्तु को रखेंगे। हम वस्तु को चाहें तो इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। अधिकांश वस्तु को हम लेफ्ट साइड यानी बाएँ साइड रखते हैं। बाएँ साइड कहाँ रखने के लिए बोल रहा है? फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में रखने को बोल रहा है। तो यहाँ से यहाँ हम कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं। इस स्थिति में हमने यहाँ रखा है, हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। वस्तु का आकार जो भी हम लेना चाहें, इतना बड़ा, उतना बड़ा, कहीं कितना भी ले सकते हैं, लेंस के अनुसार हमने इतना ही लिया है, ठीक है? ये एक प्रकाश स्रोत हो सकता है या एक कोई वस्तु है। इस वस्तु से कोई भी किरण निकलेगी। हम एक किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण क्या होती है, अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर निकल जाती है। तो ये किरण फोकस से होकर निकल जाएगी। ऐसे ही एक हम दूसरी किरण ले रहे हैं और हम जानते हैं कि कोई भी किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो ये अपवर्तित नहीं होती है, और इस प्रकार से हम किरण को खींच देंगे। किरण खींचने के बाद हम देख रहे हैं कि ये इस बिंदु पे कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के इस बिंदु को मिला देंगे, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, देखने पे ही लग रहा है। और कहाँ प्राप्त हो रहा है? इस उत्तल लेंस का ये जो सतह है, इसका ये वक्रता केंद्र है और इसका ये फोकस है। फोकस दूरी की दुगनी और इसके बाद की दूरी को हम अनंत बोलते हैं। तो फोकस दूरी की दुगनी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है केवल किरण आरेख बना के दिखाइए, तो इस प्रकार से हम बना देंगे। 6 स्थितियाँ होती है उत्तल लेंस के सामने कहीं भी वस्तु को रखकर प्रतिबिंब प्राप्त करने की। सभी स्थितियाँ आप सभी को पता होनी चाहिए कि किस स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है, उसकी क्या प्रकृति होती है। सारी चीज़ें आप सभी को पता होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आप सभी को समझा रखी। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। आप इसे रट लीजिए या कुछ भी करिए, पहले समझिए, उसके बाद जो भी करना होगा करिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि 2 लेंस जो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? कौन-कौन से अंतर होते हैं, आप बताइए? तो कई सारे अंतर होते हैं, एक-एक करके सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं और बिंदुवार तरीके से लिख लेते हैं। एग्ज़ाम में यदि ये प्रश्न आता है तो इस प्रकार से आप टेबल बनाएँगे और 2 टेबल बनाकर इसमें एक-एक करके नंबर डाल के इसका अंतर स्पष्ट करेंगे। एक यहाँ पे हमने उत्तल लिख दिया, यहाँ पे अवतल लेंस लिख दिया। उत्तल लेंस की विशेषता ये होती है कि ये किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस की विशेषता ये होती है कि किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। इस चीज़ को लिख दिया, ये दोनों में अंतर होता है। इसके अलावा उत्तल लेंस जो होता है काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा अंतर क्या होता है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ये धनात्मक होती है, ये और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ये तीसरा अंतर होता है। चौथा अंतर क्या होता है कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है ये धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है भाई? फोकस ही जब धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक होती है, क्योंकि क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। 5 नंबर अंतर क्या है? कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंतर बताने के बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में प्रश्न संख्या 17 है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इस चीज को बताइए। मैंने आप सभी से इस प्रश्न में पूछा कि क्यों कहा जाता है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरणें आती है, ये क्या करता है? अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ऐसे ही अवतल लेंस क्या करता है? अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो भी किरणें होती है, ये अपवर्तन के बाद
लगता है कि किसी एक बिंदु से अपसरित हो रही है, यानी कि एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, अपसरित हो रही है, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों को अपसरित करता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अंतर स्पष्ट हो गया कि किसको अभिसारी, किसको अपसारी कहते हैं और क्यों कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी पर जैसे-जैसे लेंस की फोकस की ओर लाया जाए, तो उस वस्तु के प्रतिबिंब के आकार किस प्रकार से परिवर्तित होगा? प्रश्न को फिर से पढ़ के समझते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f दी गई है। यदि कोई वस्तु है जो इसकी जो फोकस दूरी की दुगनी दूरी है, यानी वक्रता केंद्र है, इससे कुछ अधिक दूरी पर इसको रखा गया है। जैसे-जैसे इस वस्तु के फोकस के ऊपर लेंस के फोकस की ओर लाया जा रहा है, तो इसके प्रतिबिंब के आकार में कैसे परिवर्तन होगा? लेंस के सामने हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, ये हमें पता है। इस चीज़ को चित्र के माध्यम से समझिए कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है। इसका ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पे जिस साइड हम वस्तु रखेंगे, दोनों साइड रख सकते हैं। उधर इसका ये प्रथम फोकस हो गया, मुख्य फोकस। प्रथम फोकस का दुगना फोकस हो गया, दुगना दूरी हो गया, जिसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसे ही इस साइड इसकी दूसरी फोकस होगी और इधर इसका दूसरी फोकस की दुगनी दूरी होगी। इस साइड वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? इसके दुगनी फोकस के कुछ दूर पीछे रख रहे हैं, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। हम सब जानते हैं और हम लोगों ने इसकी स्थितियों के बारे में पढ़ रखा है। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और इसके आकार से छोटा बनेगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा। ऐसे ही थोड़ा सा इधर रखेंगे तभी प्रतिबिंब इधर चला जाएगा और छोटा ही बनेगा। इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब और थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसकी तुलना में, लेकिन जैसे जैसे हम वक्रता केंद्र पे लाएंगे, इसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब वस्तु को वक्रता केंद्र से हम आगे इसके फोकस और उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब तुरंत अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच बाहर चला जाएगा, यानी कि अनंत और इसके बीच में बनेगा। और इस स्थिति में प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु की तुलना में। और जैसे जैसे हम वक्रता केंद्र इस वस्तु को हम फोकस की ओर लेकर आएंगे, इस प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। फोकस दूरी पर जाने पर यह बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसी चीज को लिखना है हमें कि जैसे जैसे फोकस दूरी की दुगनी दूरी से कुछ अधिक दूरी से इस वस्तु को फोकस की ओर लाएंगे, तो पहले वस्तु का आकार छोटा होगा, छोटा से उससे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जैसे ही वक्रता केंद्र पे आएगा, प्रतिबिंब उसके बराबर बन जाएगा और फिर जैसे ही वक्रता केंद्र से फोकस की ओर लाते जाएंगे, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, जिसको हम सभी लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता को हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ही समझ रखा है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को जो अभिसरित करने की क्षमता होती है, अपसरित करने की क्षमता होती है, यानी कि एक बिंदु पे केंद्रित करने की या एक बिंदु से फैलाने की जो क्षमता होती है, इसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता को हम पी से निरूपित करते हैं और पी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है मीटर में मापा जाता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। अपसरण या अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, जिसको हम पी से निरूपित करते हैं। और जो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर इनवर्स या डायप्टर होता है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष और प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु मानकर यदि आप यू वी और एफ के बीच चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे? ये चिन्ह परिपाटी का प्रश्न है। चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने देख रखा है ना, यदि ये कोई ये उत्तल लेंस है, इसका ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष कह रहा है कि ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को हम एक्स एक्स डैश मान लेते हैं और प्रकाश केंद्र ओ को मूल बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से हम वाई अक्ष खींच लेते हैं। ये मूल बिंदु से ही सभी दूरियां मापी जाती है। प्रकाश के किरण की जो दिशा होती है, इधर की मापी गई दूरियां मूल बिंदु से इधर की दूरियां धनात्मक होती है। मूल बिंदु से इधर की दूरियां ऋणात्मक होती है, यानी प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा की दूरियां ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के यानी एक्स डैश के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की दूरियां
ऋणात्मक होती है। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है। यहाँ पे हमें यू यानी वस्तु दूरी, वी यानी प्रतिबिंब दूरी और फोकस यानी कि एफ यानी फोकस दूरी को निर्धारित करना है। तो इसके निर्धारित करने के लिए यही चीज़ें हमें लिखनी है और इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। प्रश्न को आपने समझ लिया कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि कोई उत्तल लेंस है जो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब है लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी हमें क्या दे दी गई है, प्रतिबिंब दूरी को हम भी से निरूपित करते हैं ना, तो भी हमें दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रहा है ना, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब दूरी होती है ये धनात्मक होती है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। इसके आगे ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है ये वस्तु के आकार के बराबर है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कब बनता है, जब वस्तु को हम फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे रखते हैं, यानी कि यू क्या हो जाएगा, ये भी 40 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में जो प्रतिबिंब दूरी बना है समान आकार का तभी बनता है जब उसको वक्रता केंद्र पे रखते हैं और उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो यहाँ से दोनों चीजें 40-40 सेंटीमीटर हो जाएगी। वस्तु दूरी ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि ये ऋणात्मक होता है उत्तल लेंस में। इसके अलावा हमसे ये पूछ रहा है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे रखी गई है, तो 40 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है, हम लिख देंगे। इसके अलावा हमसे कह रहा है कि लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए P बराबर 1/f वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे f नहीं है तो लेंस सूत्र से, जो कि क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, इससे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 1/v 1/40 हो जाएगा और माइनस का 1/u क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, बराबर 1/f हो जाएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो एलसीएम 40 आ जाएगा, ये ऊपर 2 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। f का मान हमारा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आएगा। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक आई भी है। क्षमता ज्ञात करना है तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमें मीटर में ज्ञात करना होगा तो 1 बट्टे इसको मीटर में ज्ञात करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ये 10/2 बनेगा जो कि 5 डायप्टर के बराबर आएगा। और यहीं पे इसको हल करके यहाँ पे आप देखेंगे तो यही चीजें लिखी गई है, तो इसको आप भाषा के साथ ऐसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं या पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस के निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। अर्थात कई सारे लेंस को एक साथ जोड़कर एक लेंस बनाया जाता है, निकाय मतलब उसका सिस्टम बनाया जाता है। तो इस प्रकार के लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो एक साथ लेंसों को जोड़कर जब बनाया जाता है तो इस प्रकार के लेंसों का उपयोग हम देखते हैं तो सामान्य रूप से सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है या दूरबीन में किया जाता है या अन्य ऐसे कई जगह है जहाँ पे किया जाता है। तो जो चीज़ें हमें पता है दैनिक जीवन में उसके बारे में हम लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंसों के निकाय का उपयोग सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, दूरबीन में, फोटो कैमरा इत्यादि आदि में आवर्धन बढ़ाने के लिए किया जाता है। आशा है कि ये 22 नंबर प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया होगा। ये इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है और हमने सभी प्रश्नों को समझ लिया है। यदि किसी भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए या इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रश्नों को पूछिए। वेबसाइट पे जाइए, सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट है जिसको आप सभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे ज़रूर जाकर सर्च कीजिए। क्या करना है आपको, गूगल पे जाकर द नेक्स्ट क्लासेस सर्च करना है। चलिए मैं आप सभी को बता ही देता हूँ कि कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। आप गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे द नेक्स्ट क्लासेज, मैंने पहले से सर्च कर रखा है। द नेक्स्ट क्लासेज हमारा ऊपर ही आ रहा है और ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया ना कि किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर मैथ्स का नोट्स दिया हुआ है, तो मैथ्स के नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का नोट्स डाउनलोड करें तो इस पे क्लिक करेंगे। द्विघात समीकरण का यहाँ पे आप सभी को नोट्स मिल जाएगा जिसका पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है। सबसे नीचे जाएंगे और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड मुफ्त में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस के नोट्स दिए गए हैं, जैसे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन का नोट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका नोट्स देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हम कक्षा 10 के भारतीय वन सॉल्यूशन सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर कक्षा 10 भारती भवन सॉल्यूशन सीरीज दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो आपको 3 डॉट दिखेगा, ऊपर एक लेफ्ट कॉर्नर में 3 ठो लाइन बना होगा। इस प्रकार से इस तीनों लाइन पे आप क्लिक करिएगा तो ये नाम दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये वाला पेज हमारे सामने खुल जाएगा। हम अध्याय 2 प्रकाश का अपवर्तन देख रहे हैं जो कि भौतिकी का एक भाग है, तो भौतिकी के इस भाग में हम क्लिक करेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। यहाँ पे नीचे जाएँगे तो हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी प्रश्न दिए गए हैं इस अध्याय में, सभी का उत्तर यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे जाते जाएँगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के भी उत्तर मिलेंगे और यहाँ पे नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अध्याय 2 समाधान पीडीएफ डाउनलोड नाउ। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल ड्राइव का लिंक खुल जाएगा और यहाँ पे सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव में ही, या यहाँ पे 3 डॉट दिख जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और जहाँ भी ये सेव होगा वहाँ पे आप देखकर उसे जब भी पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे, मज़े आए होंगे इन प्रश्नों को हल करने में। फिर से कुछ दिनों के बाद दोबारा इन प्रश्नों को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।